बिछ गई सियासी बिसात, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। इस बुलेटिन में आज बात होगी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अन्नदाताओं के आंदोलन की, निर्दलीय विधायकों के खट्टर सरकार को अल्टीमेटम की, बताएंगे नीतीश कुमार की क्यों बढ़ी हुई है चिंता, जानेंगे कि केरल निकाय चुनाव के क्या रहे नतीजे, और बुलेटिन के आखिर में बात व्यापार में आई गिरावट की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मोदी सरकार ने 3500 करोड़ रुपए की चीनी निर्यात सब्सिडी को दी मंजूरी, 5 करोड़ किसानों को मिलेगा लाभ, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी जानकारी। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ टीएमसी की बढ़ी मुश्किलें, शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी विधायक पद से दिया इस्तीफा, बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा अन्नदाता और गृहिणी दोनों को कर रहे हैं परेशान और कितना करोगे देश को लाचार। एक बार फिर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा शेयर बाजार, बीएसई का सेंसेक्स 403 अंकों की तेजी के साथ 46,666 और एनएसई की निफ्टी 115 अंकों की तेजी के साथ 13,683 अंकों पर हुआ बंद। दोनों का ये अब तक का है उच्च स्तर। गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी का पहला मुकाबला कल से होगा शुरू, भारत खेलेगा अपना पहला डे नाइट क्रिकेट टेस्ट, गुलाबी गेंद से खेला जाएगा मैच। पहला मुकाबला जीतकर 4 मैचों की सीरीज में विजयी आगाज करना चाहेगा भारत। सुर्खियों के बाद अब बात आज की बड़ी खबर की। सिंघू बॉर्डर पर अन्नदाताओं के आंदोलन को 21 दिन हो गए हैं, लेकिन कृषि कानूनों पर गतिरोध खत्म नहीं हो रहा है। अन्नदाता विधेयक रद्द करने पर अड़े हैं तो सरकार विधेयक के फायदे बता रही है। इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। कोर्ट में आज इस पर सुनवाई भी शुरू हुई और इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राजीव जी। स्वागत है आपका राजीव जी। लेकिन इस चर्चा से पहले देखिए ये रिपोर्ट। कृषि कानून पर सरकार अड़ी हुई है तो अन्नदाता भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। अन्नदाता साफ कर चुके हैं वो तभी यहां से हटेंगे जब सरकार उनकी मांगों को पूरी तरह से मान ले। वहीं आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई शुरू हो गई। याचिका लगाई गई थी कि अन्नदाताओं को सड़क से हटाया जाए ताकि यातायात शुरू हो सके। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि ये मामला अब राष्ट्रीय मुद्दा बनने वाला है। ऐसा लगता है कि सिर्फ सरकार के स्तर पर ये सुलझने वाला नहीं है। कोर्ट ने सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि सरकार को इस मामले में पहल करनी चाहिए। किसान संगठनों और दूसरे पक्षों को शामिल करते हुए कमेटी बनानी चाहिए जो इस पूरे मामले पर चर्चा करे। कोर्ट ने सरकार से कहा कि आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अन्नदाताओं से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला है। अब कोर्ट इस मामले में कल यानी गुरुवार को फिर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने मामले में अन्नदाताओं के संगठनों को भी पक्षकार बनाने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही पंजाब हरियाणा सरकार सहित सभी पक्षकारों को नोटिस भी भेजा है। दूसरी ओर आज अन्नदाताओं की तरफ से सरकार के प्रस्ताव का लिखित में जवाब भेज दिया गया। अन्नदाताओं ने अपने जवाब में कहा कि सरकार ने विधेयक में संशोधन का जो प्रस्ताव 9 दिसंबर को दिया था, अन्नदाता उसे खारिज करते हैं। इस जवाब की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर लगातार ये दावा कर रहे थे कि उनके प्रस्ताव का अभी तक अन्नदाताओं ने जवाब नहीं दिया है। इस बीच अन्नदाताओं ने अपने आंदोलन को और तेज करते हुए दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर को भी आज जाम कर दिया है, जिससे नोएडा वासियों पर प्रभाव देखा जा रहा है। इस बीच सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे अन्नदाताओं के संगठन ने सरकार से कहा कि वो अन्नदाताओं के अलग अलग संगठनों के साथ बातचीत कर इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश न कर रहे। इस बीच सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे अन्नदाताओं के संगठन ने सरकार से कहा कि वो अन्नदाताओं के अलग अलग संगठनों के साथ बातचीत कर इस आंदोलन को बदनाम करने की जो कोशिश कर रही है उसे बंद करे। राजीव जी, संसद सत्र में जब सरकार कृषि से जुड़े 3 विधेयक लाई थी तो विपक्ष का कहना था कि बिल बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे जल्दबाजी में पेश ना किया जाए, पहले संसद की स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा करा ली जाए। लेकिन सरकार ने किसी की नहीं सुनी। आज अन्नदाता दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है, अपना हक मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, चर्चा कर हल निकालें, कमेटी बनाएं। ये बात तो पहले विपक्ष भी कह रहा था, मगर कोर्ट के फैसले का क्या असर होगा?
देखिए अस्मिता, कोर्ट के फैसले का क्या असर होगा यह तो तभी पता चलेगा जब अदालत कोई फैसला सुनाएगी। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि कृषि कानूनों पर किसानों की नाराजगी इस हद तक हो गई है कि बात अदालत तक पहुंच चुकी है और इस स्थिति के लिए सबसे अधिक केंद्र सरकार जिम्मेदार है। अगर सरकार शुरू से इस मामले पर सबकी राय मशविरे से काम करती और अपना अड़ियल रवैया छोड़ती तो आज ऐसे आंदोलन की नौबत ही नहीं आती। पिछले मानसून सत्र में पहले विपक्षी दलों ने कृषि विधेयकों का विरोध किया, फिर शिरोमणि अकाली दल जैसे एनडीए के सहयोगी केंद्र सरकार से अलग हो गए। केंद्रीय मंत्री, आपको याद होगा कि हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया। पंजाब में कई दिनों तक रेल रोककर आंदोलन किया गया, लेकिन सरकार अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं हुई। न ही उसने तब आंदोलनकारियों से बात करने में कोई खास दिलचस्पी दिखाई और न अभी दिल्ली आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन चुका है। हम देख रहे हैं कि इसमें भी कुछ खास वो कर रही है और बीते 21 दिनों से खुले आकाश में हम देख रहे हैं कि आंदोलनकारी यानी कि जो किसान हैं वो खुले आकाश के नीचे प्रदर्शन कर रहे हैं और जुटे हुए हैं। लेकिन सरकार के रवैये में अब भी कोई बदलाव हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि आंदोलन को ही गलत सरकार जो है वो कह रही है और ठहराया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि इससे आम लोगों को असुविधा हो रही है। तो सवाल यह है अस्मिता कि क्या आम लोगों की असुविधा का ख्याल केवल आंदोलनकारियों को ही रखना चाहिए? क्या सरकार की इसमें कोई जवाबदेही नहीं है? अगर सरकार आंदोलनकारियों की मांग मान ले या उनसे चर्चा करके उन्हें मना ले तो फिर दिन रात सड़क पर गुजारने की नौबत ही नहीं आएगी। मगर फिलहाल सरकार अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं दिख रही है। तो अब देखना यही है अस्मिता कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद राजीव जी। अब रुख अगली खबर की ओर। कृषि कानून का असर पंजाब के साथ सबसे ज्यादा असर हरियाणा में दिखाई दे रहा है। हरियाणा में सरकार बीजेपी की है जो निर्दलीयों और जननायक जनता पार्टी के सहयोग से चल रही है, लेकिन अन्नदाताओं के दबाव में सरकार मुश्किल में फंस गई है। निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लेने के संकेत दिए हैं। तो क्या है हरियाणा के विधानसभा का समीकरण और क्यों मुश्किल में है खट्टर सरकार, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा में बीजेपी की खट्टर सरकार की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। जेजेपी लगातार खट्टर सरकार पर दबाव बनाए हुए है। उसके हरियाणा विधानसभा में 10 विधायक हैं और इनमें से 7 विधायकों ने अन्नदाताओं के आंदोलन का समर्थन किया है। जेजेपी विधायक खुलकर बोल रहे हैं कि यदि जल्दी ही अन्नदाताओं की मांगों का समाधान नहीं निकला तो उन्हें सरकार को समर्थन जारी रखने पर विचार करना पड़ सकता है। तो दूसरी ओर आज 4 निर्दलीय विधायक सीएम मनोहर लाल खट्टर से मिले और कृषि कानून पर जल्दी ही फैसला लेने को कहा। निर्दलीय विधायकों ने भी साफ कर दिया है फैसला वो हो जो अन्नदाताओं को मंजूर हो। जेजेपी के बाद निर्दलीय विधायकों ने भी अन्नदाताओं के पक्ष में आवाज उठाते हुए कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो सरकार से समर्थन वापसी का फैसला भी ले सकते हैं। हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के 40, कांग्रेस के 31, जेजेपी के 10 विधायक हैं। इसके अलावा 9 सीटें निर्दलीय और अन्य पार्टियों के पास है। अब तक बीजेपी को जेजेपी और 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला हुआ है। दुष्यंत चौटाला हरियाणा की खट्टर सरकार में डिप्टी सीएम हैं, लेकिन उन पर भी अन्नदाताओं का दबाव बना हुआ है। दुष्यंत चौटाला दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को बता चुके हैं। अब जेजेपी और निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया तो खट्टर सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। हरियाणा में बीजेपी सरकार पर उसके सहयोगियों का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिससे सीएम खट्टर की कुर्सी मुश्किल में पड़ गई है। वहीं बिहार में जहां एनडीए की सरकार चल रही है, वहां भी सहयोगियों ने मुश्किलें बढ़ा रखी है। नीतीश सरकार के पास बहुमत तो है, लेकिन सीटें बहुमत से सिर्फ 3 ज्यादा हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी जो 6 साल में 3 बार पाला बदल चुके हैं, नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ा रहे हैं। तो क्यों परेशान है नीतीश कुमार, देखिए इस रिपोर्ट में। 1 महीने पहले 16 नवंबर को नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 7वीं बार शपथ ली थी। नीतीश सरकार को बने सिर्फ 1 महीना ही हुआ है, लेकिन ये विपक्ष के साथ ही सहयोगियों के निशाने पर भी आ चुकी है। राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मौके पर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने नीतीश सरकार के मंत्री रामसूरत राय द्वारा उठाए सवालों का जवाब सरकार से मांगा है। तेजस्वी यादव ने इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और फेसबुक पर बड़ी पोस्ट लिखी। तेजस्वी ने अपने पोस्ट में लिखा, डकैती, झूठ, लूट, छल प्रपंच और फरेब से बनी बिहार सरकार को आज 1 महीना हो गया है। सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री और सबसे अधिक मंत्री विधायक वाली बीजेपी के एमपी, एमएलए और मंत्री ही प्रतिनिधि अपनी लुटेरी सरकार, मुख्यमंत्री और पार्टी पर सवाल उठाते हैं। हमारी पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई और रोजी रोटी और स्थायी नौकरी जैसे जन सरोकारी मुद्दों आधारित
सकारात्मक राजनीति को कुर्सीवादी लोग कभी नहीं हरा पाएंगे। चोरी की इस नई हवेली सरकार को 1 महीने का समय और दे रहे हैं ताकि वो प्रदेश में फैली रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी को खत्म करने, नौजवानों, छात्रों, संविदा कर्मियों और किसानों की मांगों को पूर्ण करने, प्रशासन के कड़कड़ में व्याप्त भ्रष्टाचार और प्रदेश के कोने कोने में स्थापित बेतहाशा अपराध को काबू करने की दिशा में ठोस कदम उठा सके। तेजस्वी ने अपने पोस्ट में हाल में हुए आपराधिक घटनाओं का भी जिक्र किया है। दरअसल बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री रामसूरत राय ने बिहार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मेरे विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। इसी मुद्दे को लेकर तेजस्वी ने नीतीश सरकार से सवाल किए हैं। बिहार में जहां नीतीश सरकार की चिंता बढ़ रही है, तो वहीं केरल में हुए स्थानीय निकाय चुनाव के परिणामों ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। चुनाव परिणामों में एलडीएम को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, जबकि यूडीएफ दूसरे नंबर पर रहा है। बीजेपी भी अधिकांश जगह मुकाबले में भी नहीं दिखाई दी। तो केरल की जनता ने किसके पक्ष में दिया फैसला, देखिए इस रिपोर्ट में। केरल में हुए स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम आज घोषित कर दिए गए। राज्य के 6 नगर निगम, 86 नगर पालिका, 14 जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत की 152 और ग्राम पंचायत की 941 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। इसके लिए 244 केंद्रों पर आज मतगणना कराई गई। परिणामों में साफ दिख रहा है कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ एक बार फिर सबसे बड़े गठबंधन के रूप में सामने आया है। 2015 के मुकाबले एलडीएफ को थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन अधिकांश सीटों पर उसने फिर से कब्जा जमा लिया है। राज्य के प्रवेश द्वार माने जाने वाले तिरुवनंतपुरम नगर निगम में एलडीएफ को बहुमत मिल गया है। राज्य के 6 नगर निगमों में से 3 पर एलडीएफ का कब्जा हो गया है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट दूसरे नंबर पर आ गया है। एलडीएफ को ग्राम पंचायत में पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 38 सीटों का नुकसान हुआ है, तो वहीं यूडीएफ को पिछले चुनाव के मुकाबले 7 सीटों का फायदा हुआ है। बीजेपी ने केरल में इस बार पूरा जोर लगाया था, लेकिन परिणाम बीजेपी की उम्मीदों के अनुरूप नहीं आए। बीजेपी यहां गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन एनडीए से ज्यादा सीटों पर तो निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब रहे। चुनाव परिणामों के मुताबिक ग्राम पंचायत की 941 वार्डों में से एलडीएफ ने 511, यूडीएफ 377, एनडीए 24, तो वहीं अन्य ने 28 सीटों पर कब्जा जमाया है। वहीं ब्लॉक पंचायत के 152 वार्डों में से एलडीएफ को 107 तो यूडीएफ को 45 सीटों पर जीत मिली है। यहां एनडीए और अन्य का खाता भी नहीं खुल पाया है। अगर जिला पंचायत की बात की जाए तो यहां भी एनडीए का खाता नहीं खुल पाया है। जिला पंचायत की 14 सीटों में से एलडीएफ को 10, यूडीएफ को 4 सीटों पर जीत मिली है, जबकि नगर पालिका की 86 सीटों में से एलडीएफ को 35, यूडीएफ 45, एनडीए को 2 और अन्य को 4 सीटों पर जीत मिली है। इसके साथ ही राज्य की 6 नगर निगमों में से एलडीएफ ने 3 तो यूडीएफ भी 3 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहा है। यानी बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए किसी भी निगम पर कब्जा जमाने में कामयाब नहीं हो पाया है। केरल से दिल्ली तक बीजेपी मुश्किल में फंसी हुई है। केरल की जनता ने उसे खारिज कर दिया है, तो दिल्ली में अन्नदाताओं ने उसकी मुश्किलें बढ़ा दी है। इस बीच सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र को ना बुलाने के फैसले से विपक्ष को नाराज कर दिया है, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। इन दिनों विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। स्वास्थ्य मुसीबत ने पहले ही देश को परेशान कर रखा है, तो वहीं दूसरी ओर अन्नदाताओं ने भी अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। विपक्ष को इंतजार था संसद के शीतकालीन सत्र का, जिसमें वो सरकार से हर मुद्दे पर जवाब मांगने की तैयारी में था। मोदी सरकार को भी एहसास था कि इस बार का शीतकालीन सत्र उसके लिए मुसीबतें बढ़ाने वाला हो सकता है, और सरकार ने स्वास्थ्य मुसीबत की आड़ में संसद के शीतकालीन सत्र को ही टाल दिया, जिसे लेकर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी जी, स्वास्थ्य मुसीबत में नीट, जेईई और आईएएस की परीक्षाएं संभव है, स्कूलों में कक्षाएं, यूनिवर्सिटी और परीक्षाएं संभव है, बिहार बंगाल में चुनावी रैलियां संभव है, तो संसद का शीतकालीन सत्र क्यों नहीं? जब संसद में जनता के मुद्दे ही नहीं उठेंगे तो लोकतंत्र का अर्थ ही क्या बचेगा? वहीं अकाली दल ने भी सरकार को इस फैसले पर घेरा है। अकाली दल नेता हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट कर कहा कि शीतकालीन सत्र रद्द करने का एनडीए सरकार का निर्णय हैरान करने वाला है। 3 परेशानी भरे कृषि कानून लादकर सरकार को अन्नदाताओं की शिकायतों का समाधान करने की जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। सरकार को एक दिन का विशेष संसद सत्र बुलाना चाहिए। निश्चित ही एक दिन के सत्र के लिए एहतियात बरते जाएंगे। जाहिर है कि पिछले दिनों सरकार कई मुद्दों को लेकर घिरी हुई है। इस वजह से सरकार को डर है कि ये सभी मुद्दे सरकार को सदन में सियासी नुकसान करा सकती है।
इसीलिए अब मामला बजट सत्र तक के लिए टाल दिया गया है। बजट सत्र जनवरी के तीसरे या चौथे हफ्ते में बुलाया जा सकता है। तब तक सरकार को उम्मीद है कि अन्नदाताओं के साथ मामले में कोई हल निकल आए। और बुलेटिन के आखिर में बात व्यापार में गिरावट से मुश्किलों की आहट की। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से देश के विकास को गति नहीं मिली है, बल्कि रफ्तार इस कदर धीमी पड़ गई है कि व्यापार घाटा 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। सरकार ने खुद ही ये आंकड़े जारी किए हैं, जिसने पीएम मोदी के फैसलों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तो क्या कहते हैं आंकड़े, देखिए इस रिपोर्ट में। देश का विकास होगा कैसे? आखिर कैसे बढ़ेगी अर्थव्यवस्था? ये सवाल इसीलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि निर्यात लगातार घटता जा रहा है और अब निर्यात घटेगा तो देश की प्रगति की रफ्तार भी धीमी पड़ेगी। सरकार ने खुद विकास की बदहाली के आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश के निर्यात में अक्टूबर की तुलना में नवंबर में और ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। अक्टूबर महीने में निर्यात में 5.12% की गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन नवंबर में ये 8.74 गिरकर 23.52 करोड़ डॉलर के मूल्य के बराबर पहुंच गया है। इतना ही नहीं, नवंबर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग के सामान, केमिकल और जेम्स एंड ज्वेलरी के निर्यात में काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। गिरते निर्यात के साथ ही व्यापार में घाटा भी बढ़ने लगा है। सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं उनके मुताबिक व्यापार घाटा 10 महीने के उच्चतम स्तर यानी 9.87 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इन आंकड़ों को देखने के बाद विशेषज्ञों का कहना है कि अड़चनों, कंटेनर की ढुलाई और पेट्रोलियम प्रोडक्ट में गिरावट की वजह से निर्यात में कमी आई है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम में गिरावट की वजह से भी निर्यात पर असर पड़ा है। निर्यात पर अन्नदाताओं के आंदोलन का भी असर हुआ है। हालांकि सेरेमिक, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, कालीन और हैंडीक्राफ्ट के निर्यात में इजाफा दर्ज किया गया है। आगे भी इन चीजों के निर्यात बढ़ने की संभावना है क्योंकि इनके ऑर्डर में इजाफा दिख रहा है। अब आने वाले दिनों में तो स्थिति सुधरने का अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन देखना होगा कि क्या वाकई हालत सुधर पाते हैं या नहीं। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।